नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता दें कि नए साल में महाराष्ट्र सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है। बता दें कि यह फैसला सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों के बाद आया है। बता दें कि शुक्रवार को जब राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव किया तो लोगों को काफी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद देश के कई राज्यों में तेल के दामों में नरमी देखी गई। तेल कंपनियों के द्वारा रेट में बदलाव करने के बाद राजस्थान समेत कई राज्यों में तेल के दाम में कमी आई है। वहीं कुछ शहरों में तेल के दामों में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। शुक्रवार को तेल के दामों में बदलाव करने के बाद पंजाब में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 25 पैसे सस्ता हुआ है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 18 और डीजल में 16 पैसे की गिरावट आई है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट आई है। बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में कई सूट अदालतों में लंबित है, लिहाजा सुनवाई की जरूरत नहीं। ये याचिका उन याचिकाओं में से अलग दाखिल की गई थी जिस पर हाई कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा था। याचिका में मांग की गई थी कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं कृष्ण का जन्म स्थान है, कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं की पूजा आराधना का अधिकार सुनिश्चित करे। वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि इस मसले पर पहले से ही मुकदमे कोर्ट के सामने पेंडिंग है जिनमें उन मुद्दों को उठाया गया है। बता दें कि राजस्थान में फर्जी पेंशन धारियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। 4 लाख पेंशन धारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने छात्रवृत्ति योजना में बरती गई धांधली पर भी सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। अब छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी करने वाले से रकम वसूली जाएगी। पैसा वापस नहीं करने वाले पर FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल राजस्थान SSP ऐप के जरिए पेंशन में फर्जीवाड़े पर लगाम कसे जाने की कवायद की जा रही है। पिछले दिनों सामने आई जानकारी के मुताबिक पेंशन योजना में बड़ी धांधली की जा रही थी। बता दें कि फरवरी में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस बार यूपी में योगी सरकार 7.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश कर सकती है। 2023 में योगी सरकार ने विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया था। इस बार का बजट पिछले बजट से 10 से 12% अधिक होगा। माना जा रहा कि इसमें राज्य सरकार हर तबके को खुश करने की कोशिश करेगी। वहीं लोगों को महंगाई के राहत देने के उपाय भी सोचे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नजरिए से राज्य के बजट में योगी सरकार कुछ लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है। महंगाई को देखते हुए लोगों को विभिन्न करों में राहत देने की घोषणा हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार अयोध्या और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के लिए विशेष बजट या आवंटन कर सकती है। इससे पहले नवंबर महीने में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023 से 24 का अनुपूरक बजट पेश किया था। बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट के नाम को लेकर शुक्रवार को केंद्र कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में अयोध्या एयरपोर्ट के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। साथ ही से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी मंजूरी दे दी गई है। हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्ग मीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए तैयार होगा। बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ लगने वाली समुद्री सीमा में 200 से अधिक गोले बरसाकर हड़कंप मचा दिया है।
दक्षिण कोरिया ने आनन फानन में समुद्री सीमा के आसपास बसे इलाके को खाली करा दिया है। उत्तर कोरिया की ओर से अचानक की गई इस कार्रवाई पर जापान, अमेरिका समेत कई देशों की बारीक नजर बनी है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच विवादित समुद्री सीमा पर तोप अभ्यास किया है, जो 2018 के सैन्य समझौते का उल्लंघन है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को विवादित पश्चिमी समुद्री सीमा के उत्तर में समुद्र में 200 गोले दागे हैं। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की इस अभ्यास को उकसावे की कार्रवाई बताया, हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य कोल्ड डे से ठिठुर रहे। दिल्ली में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही। कोहरे के कारण लोगों का बहुत बुरा हाल है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है। इसके चलते रेलवे और हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार उत्तर भारत में कड़ी सर्दी झेल रही जनता को अभी और ठंड झेलनी पड़ेगी। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड और बढ़ने की आशंका है। बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खराब गुणवत्ता की दवाइयों की आपूर्ति के मामले में CBI जांच का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दवाइयों के ऑडिट का निर्देश दिया। स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश का पालन नहीं किया और उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिनों पहले मीडिया के जरिए ही जानकारी मिली कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में कुछ दवाई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की पाई गई थी। रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ये नकली है, लेकिन बीजेपी वाले कहने लगे कि ये नकली है। पेंटोप्राजोल की रिपोर्ट बताती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं। इसकी रिपोर्ट में सारे स्टैंडर्ड ठीक पाए गए हैं। ये नकली नहीं, ये फेक थी, सिर्फ कुछ मापदंडों पर ठीक नहीं उतरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि एक कंपनी दिल्ली के लिए अलग है और दूसरे राज्यों के लिए अलग दवाई बनाती है। सभी राज्यों में एक ही दवाई जाती है। ये एक ही प्रक्रिया है, हर साल होती है। बता दें कि मिडिल ईस्ट के प्रमुख देश जॉर्डन में काम करने वाले 120 भारतीय मजदूर वहां फंस गए। इन मजदूरों में सीतामढ़ी जिले के 5 मजदूर शामिल है। जॉर्डन में यह लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां काम बंद हो गया है। इसके बाद इन मजदूरों को उनकी तय मजदूरी का भुगतान भी नहीं मिल पाया है। अपने खून पसीने की कमाई का पैसा मांगने पर इन मजदूरों का वीजा और पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। ऐसे में अब वहां उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे विषम हालातों में इन श्रमिक बंधुओं के पास अब ना तो वेतन लौटने की पैसे हैं और न ही उनके पास वीजा और पासपोर्ट है। ऐसे में इन मजदूरों ने जॉर्डन से एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से वेतन वापसी की गुहार लगाई है। जॉर्डन में फंसे इन 120 मजदूरों में से एक बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड से रहने वाले हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।